Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाउ द यूरिन फॉर्म्ड गेट कॉन्सेंट्रेटेड, किस तरीके से जो यूरिन बनता है वो कॉन्सेंट्रेट होता है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स चलते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में वो किस तरीके से किडनी का फंक्शन रेगुलेट होता है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन हम पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डिस्कस कर रहे हैं एंड द हेडिंग इज द रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन, कि किडनी का फंक्शन किस तरीके से रेगुलेटेड होता है। तो सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए, जब भी शब्द आता है रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब है या तो वहां पे हार्मोनल रेगुलेशन होगा या वहां पे होगा न्यूरल रेगुलेशन। तो यहाँ पे डिफरेंट रेगुलेशंस हम पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो हम रेगुलेशन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज हार्मोनल रेगुलेशन। यहाँ पे कुछ हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो हार्मोन्स किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, यानी कि किडनी का जो फंक्शन है उसमें हार्मोन्स की क्या भागीदारी है। सो हियर द फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड regulated by hormonal feedback mechanism। जो मैंने आपको बात कही थी वो यहाँ पे मेंशन्ड है, hormonal feedback mechanism। सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। जब भी कोई हार्मोन काम करता है तो उसकी वजह होता है उसको रिलीज करने वाला ग्लैंड। जब भी कोई ग्लैंड कोई हार्मोन रिलीज करता है तो वहां पे भी फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। जब हम बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म की तो ये मैकेनिज्म्स ऐसे होते हैं कि किसी ग्लैंड को किसी पर्टिकुलर हार्मोन बनाने के लिए या तो स्टिमुलेट किया जाएगा या इनहिबिट किया जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी में काम करता है। हर हार्मोन के पीछे एक फीडबैक मैकेनिज्म जरूर होता है और ये आता है एंडोक्राइन सिस्टम में। तो किडनी को जो रेगुलेट कर रहा है दैट इज हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस। कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें? हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है, juxtaglomerular apparatus involved है and a certain extent of heart, कुछ हद तक हार्ट भी इन्वॉल्व है। यानी कि तीन की भागीदारी यहाँ पे मुख्य तौर पे देखी गई है। किस किस की? हाइपोथैलेमस, juxtaglomerular apparatus एंड हार्ट। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस कैसे बनता है इसका डिटेलिंग हम कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे जो वर्ड आया है तो इसको हम दोबारा से समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से, ब्लड वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से कौन एक्टिवेट हो गए? ऑस्मो receptors activate हो गए। So the osmoreceptors are activated. Why they get activated? Because of the change in the blood volume. blood का जो वॉल्यूम है वो चेंज हुआ है। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम चेंज हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहली इंपॉर्टेंट बात है कि ब्लड वॉल्यूम चेंज हुआ है, दूसरा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम चेंज हुआ है एंड आयनिक कंसंट्रेशन चेंज हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऑस्मोरिसेप्टर किस कारण से एक्टिवेट हुए हैं। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एक्टिवेशन ऑफ the osmoreceptors or what are the factors responsible for activation of the osmoreceptors। तो osmoreceptors के activation में कौन कौन involved है? change in the blood volume, change in the body fluid volume and change in the ionic concentration। यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये बना और दूसरा क्वेश्चन क्या बना कि जब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, सो कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं किडनी फंक्शन को रेगुलेट करने में, तो यहाँ पे अपने आप में क्वेश्चन बन गया। तो वहाँ पे हाइपोथैलेमस, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस एंड अ सर्टेन हार्ट, थोड़ा सा हार्ट भी इन्वॉल्व है, अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ द हार्ट। एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड
फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है ब्लड का वॉल्यूम? क्योंकि बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जब किसी पर्सन ने यूरिनेट किया, यानी कि मिक्स यूरिशन हुआ, यूरिन पास किया, तो उसमें वाटर ज़्यादा निकल गया। तो वाटर ज़्यादा निकलने की वजह से यूरिन में, क्योंकि ज़्यादा वाटर था, हाइपोटोनिक यूरिन था, हाइपोटोनिक यूरिन होने की वजह से क्या हुआ कि वाटर लॉस ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए। अब ये जो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होकर क्या करने वाले हैं, जिससे जो वाटर का लॉस हो रहा है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन में जो ज़्यादा पानी निकल रहा है उसको कैसे बचाया जाए, उसको कैसे कंजर्व किया जाए। सो एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है बॉडी फ्लूइड में वाटर का ज़्यादा लॉस हो जाना। विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस। अब क्या करेगा ये कि जैसे जैसे वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है, फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो हाइपोथैलेमस को ये एक्टिवेट करेगा। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होके क्या रिलीज करेगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज करेगा। एंड अनदर नेम इज वेसोप्रेसिन। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाइपोथैलेमस किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? दैट इज वेसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये कहाँ पे चला जाता है? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास चला जाता है, और जब जरूरत पड़ती है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको रिलीज करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोला जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। So the ADH or the vasopressin from the neurohypophysis, यहाँ पे mentioned है। न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ADH facilitate water reabsorption from later parts of the tubules। ADH क्या फैसिलिटेट करता है? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। कहाँ से फैसिलिटेट करता है? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। लेटर पार्ट का मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले या असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, और ये बन गया है डीसीटी। तो यहाँ पे बात हो रही है डीसीटी की। तो डीसीटी में हमें पता है कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, और ये जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है इसको कौन करा रहा है? यहाँ पे एडीएच करा रहा है। तो यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होने से क्या होगा? देयरबाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस। जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो इससे किसको बचाया जा सकता है? डायूरेसिस, यानी कि एक्सेसिव यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा जो वाटर लॉस हो रहा है यूरिन में, या बहुत ज़्यादा एक पर्सन यूरिन पास कर रहा है, एक्सेसिव यूरिनेशन से बचाया जा सकता है। सो एक्सेस पासिंग ऑफ यूरिन इज नोन एज डायूरेसिस। तो यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्प्शन से क्या होगा कि डायूरेसिस को प्रिवेंट किया जा सकता है। एन इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर। जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो है, अब यहाँ पे क्या हो गया? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, वाटर बाहर निकल गया। वाटर बाहर निकल के कहाँ जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाएगा, और अल्टीमेटली ये पहुंच जाएगा ब्लड के पास, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम भी तो चेंज हुआ था, तो ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अब ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म बन चुका है। अब जो चीज निकली थी वो वहां पे पहुंच चुकी है जहां पे उसको जाना था, वो जा चुकी है ब्लड कैपिलरीज में। अब इस मैकेनिज्म को सप्रेस करना होगा, और यहाँ पे क्या होगा? कैन स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर एंड सप्रेसेस द एडीएच रिलीज। अब यहाँ पे एडीएच के सिक्रीशन को रोकना होगा टू कंप्लीट द फीडबैक। फीडबैक को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जब फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्लैंड हार्मोन को रिलीज करता है, बट हमेशा वो रिलीज नहीं
होता रहता। जब उसका काम हो जाता है तो वहाँ पे वो जो पर्टिकुलर हार्मोन है उसका सिक्रीशन रुक जाता है। तो एक समय पे एक ग्लैंड स्टिमुलेट होकर हार्मोन रिलीज करता है और फिर इनहिबिट होके उसी हार्मोन के सिक्रीशन को रोक देता है। तो इसी तरीके से एक फीडबैक का सर्किट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, एडीएच ने रीअब्जॉर्प्शन कराया, इसका काम हो गया, फिर इसको सप्रेस करना पड़ेगा फीडबैक के सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। ADH can also affect the kidney function by its constrictory effect on the blood vessel. Very very important line. ADH क्या करता है? It is a vasoconstrictor. इसका प्रेसिंग इफेक्ट होता है ब्लड वेसल्स पे और ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है और ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। So thus cause an increase in the blood pressure, and increase in the blood pressure can increase the glomerular blood flow and thereby glomerular filtration rate. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब मेन काम क्या हुआ कि जब बहुत ज्यादा यूरिन पास हो रहा था तो डायूरेसिस कंडीशन आ रही थी, उसको रोकने के लिए एडीएच ने काम किया डीसीटी पे। डीसीटी से ने पानी को बाहर निकाल के ये पानी दे दिया ब्लड को। अब क्या हुआ, जब ब्लड में पानी आ गया तो ब्लड में पानी आने से ब्लड प्रेशर बढ़ा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो रीनल ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा। रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो किडनी में जो नेफ्रॉन्स है वहां पे ब्लड सप्लाई होगी, तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ेगा। रीनल ब्लड फ्लो बढ़ा तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा और ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ते ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट दैट इज जीएफआर भी इंक्रीज होगा। जीएफआर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे बेसिकली जीएफआर क्या है? जीएफआर है कि दोनों किडनी के जितने भी नेफ्रॉन्स हैं वो 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेट बनाते हैं दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो किडनी में ब्लड सप्लाई ज्यादा होने से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा। तो ये काम किसने किया? ये काम किया एडीएच ने। एडीएच का सिक्रीशन जब कम होता है तो एडीएच के कम सिक्रीशन की वजह से क्या होगा, एक जो पर्सन है उसको जो डिजीज होगी दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। एडीएच के हाइपोसिक्रीशन की वजह से जो पर्सन को डिजीज होगी दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। The juxtaglomerular apparatus plays a complex regulatory role. A fall in glomerular blood flow, glomerular blood pressure, GFR can activate the JG cells. देखिए पहला जो काम है वो बच्चों किसने किया था? वो किया था हार्मोन ने। हार्मोन का नाम क्या है? ADH ने ये काम किया। अब यहाँ पे कुछ और भी रेगुलेटरी फंक्शंस हैं जो किडनी खुद कर रही है, अपने आप से परफॉर्म कर रही है। तो किस तरीके से परफॉर्म कराएगी? ये कराएगी जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपैरेटस की मदद से। जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपैरेटस के बारे में अगर हम देखें, दोबारा से एक बार इसको समझें तो हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले this is glomerulus, Bowman's capsule, this is Bowman's capsule and this Bowman's capsule holds glomerulus. So this is a glomerulus. It is an afferent arteriole and this one is the efferent arteriole. ये है बोमन्स कैप्सूल, ये है ग्लोमेरुलस, ये है efferent arteriole, this is afferent arteriole, this is afferent arteriole. अब यहाँ पे क्या हमने डिस्कस किया था
कि ये पीसीटी एक्सटेंड होता है लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले डीसीटी में एक्सटेंड होती है और डीसीटी घूम के यहाँ पे ग्लोमेरुलस के कांटेक्ट में आती है। तो यहाँ पे ये डीसीटी का सेक्शन हमने लिया है, तो डीसीटी यहाँ पे घूम के किसके कांटेक्ट में आ रही है, ग्लोमेरुलस के कांटेक्ट में आ रही है। अब इस डीसीटी की कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं, ये कुछ सेल्स डीसीटी की मॉडिफाई हो जाती हैं, ये मॉडिफाइड सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं मॉडिफाइड ट्यूब्यूलर सेल्स। These are known as modified tubular cells, and these modified tubular cells collectively known as macula densa. These modified cells of DCT किसके कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट में है आर्टीरियोल्स के। सो इन मॉडिफाइड सेल्स को हम बोलेंगे मैक्यूला डेंसा। वहीं आर्टीरियोल्स की मॉडिफाइड सेल्स, यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स हैं वहां की कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं, और ये जो मॉडिफाइड सेल्स हैं आर्टीरियोल्स की, these modified cells of the arteriole is known as juxtaglomerular cell. ये हैं juxtaglomerular cells. These are the modified cells of the blood vessels or the blood capillaries, और इनके बीच बीच में भी कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं जो एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल जैसे निकलता है, ये एफरेंट आर्टीरियोल है, इफरेंट आर्टीरियोल, इनके बीच में भी कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं, एंड दीज सेल्स आर नोन एज Lacus cells. Lacus cells. These collectively known as juxtaglomerular apparatus. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब किडनी में ब्लड आ रहा है, रीनल ब्लड फ्लो जब हो रहा है, तो किडनी से कहाँ पे जा रहा है, एक सिंगल सिंगल नेफ्रॉन में जा रहा है, एक सिंगल सिंगल नेफ्रॉन से कहाँ जा रहा है, ग्लोमेरुलस के पास आ रहा है। यानी कि ब्लड यहाँ से जब एंटर करता है तो ब्लड का प्रेशर कम है, यानी कि ग्लोमेरुलर जो ब्लड फ्लो है वो कम है। तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो के कम होने की वजह से यहाँ पे क्या कम है, यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम है। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है। जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है या ग्लोमेरुलर जो प्रेशर है या ब्लड फ्लो जो है वो कम है, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम है तो ब्लड फ्लो भी कम होगा। तो यहाँ पे ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल हैं, ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल एक्टिवेट हो जाएंगी और रिलीज करेंगी रेनिन। व्हाट दे रिलीज? दे रिलीज रेनिन। अब ये जो रेनिन है, ये रेनिन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा, और ये फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म करेगा, यहाँ पे बेसिकली क्या है, ब्लड प्रेशर कम है, सारी कहानी जो है वो टिकी है ब्लड प्रेशर पे। यहाँ पे बेसिकली क्या कम है, ब्लड प्रेशर कम है। तो ब्लड प्रेशर को कैसे मैनेज किया जाए, तो इसके लिए एक सिस्टम चलता है जिसको हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, दैट इज RAAS। इसको क्या बोला जाता है, रास मैकेनिज्म बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनना है। यहाँ पे लीवर जो है वो बना रहा है एक इनएक्टिव प्रोटीन जो कि प्रेजेंट है ब्लड प्लाज्मा में, दैट इज एंजियोटेंसिनोजन। ये जो एंजियोटेंसिनोजन है ये इनएक्टिव स्टेट में है, लीवर बना रहा है, बट ये ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है। अब ये जो रेनिन आया है, जो जेजी सेल ने रिलीज किया है, ये रेनिन क्या करेगा, इस इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिव करेगा। सो इट गेट कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन
1, ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी कहानी क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि ये जो जेजी सेल्स थी, इन्होंने डिटेक्ट किया कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है क्योंकि ब्लड प्रेशर कम है। साथ साथ में जो ये मैक्यूला डेंसा वाली सेल्स हैं, ये सेंस कर लेती हैं सोडियम जो है उसमें चेंज हो रहा है, यानी कि जो सोडियम आयन है उसमें जैसे ही फ्लक्चुएशन आता है, कम या ज़्यादा होता है, तो ये सेल्स भी एक्टिवेट हो जाती हैं, तो ये लो सोडियम को डिटेक्ट कर लेती हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एंजियोटेंसिन 1 है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2, ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज करता है लंग। इट इज रिलीज्ड बाय लंग, एंड दिस angiotensin converting enzyme convert angiotensin 1 into angiotensin 2, और ये जो angiotensin 2 है ये पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है which increases blood प्रेशर। तो ये जो मैकेनिज्म है ये क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि ब्लड प्रेशर कम था, रीनल ब्लड फ्लो कम था, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम था, इसी कारण ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम था। उसको मैनेज करने के लिए ये सिस्टम चलाया गया। अब एनसीईआरटी क्या बोल रही है? द जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus play a complex regulatory role। कब रेगुलेटरी रोल प्ले करता है? अ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हुआ, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हुई। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कैन एक्टिव जेजी सेल, जेजी सेल ने एक्टिव होके क्या रिलीज किया? रेनिन रिलीज किया। याद रखना है सिंगल एन है, डबल एन कहाँ पे आता है? जब हम बात करते हैं एंजाइम की जो स्टमक में प्रेजेंट होता है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, यहाँ पे है सिंगल एन। विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1, ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, एंड एंजियोटेंसिन फर्दर टू एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 1 किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोटेंसिन 2 बीइंग अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ये सारी बात मैं आपको बता चुकी हूं कि ये क्या है? पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे जो है ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय GFR। ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा। एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये क्या करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करती है एल्डोस्टेरोन। क्योंकि मैकेनिज्म का नाम क्या है? मैकेनिज्म का नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन या एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन तो हमने पढ़ा ही नहीं था कहीं भी, यहाँ पे अब एल्डोस्टेरोन आ जाता है। एल्डोस्टेरोन इज रिलीज्ड बाय द एड्रिनल cortex of the adrenal gland which is also known as mineralocorticoid। क्या करता है? वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। सो एल्डोस्टेरोन कॉज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल। डीसीटी से सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। दिस लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। क्या कर रहा है? ये भी सेम काम कर रहा है। ये है डीसीटी, यहाँ से पानी निकल रहा है, यहाँ से सोडियम निकल रहा है, क्योंकि लो सोडियम को भी मैक्यूला डेंसा ने डिटेक्ट किया था। तो लो सोडियम होने की वजह से क्या हुआ था कि जो सोडियम है वो लॉस हो रहा था बॉडी से, उसको रोकना होगा। तो रोकने के लिए क्या होगा? सोडियम और वाटर बाहर निकल गया डीसीटी से, और बाहर निकल के कहाँ जाएगा? नेचुरली ब्लड कैपिलरीज में जाएगा। तो जैसे वाटर गया तो ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा, and it leads to increase in the blood pressure and glomerular filtration rate. This complex mechanism is generally known as renin-angiotensin mechanism, that is the RAS mechanism, जिसको हम
रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने दो कंडीशंस पढ़ी, दोनों कंडीशन में हार्मोन ने काम किया था, और यहाँ पे जो हार्मोन्स थे उन हार्मोन्स ने क्या किया था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाने के लिए ब्लड प्रेशर को बढ़ाया था। अब अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता ही रहा तो भी बॉडी दिक्कत में आ जाएगी, ब्लड प्रेशर को कम करना होगा। तो कम करने के लिए अब हार्ट जो है वो अपना काम करेगा, किस तरीके से करेगा? An increase in the blood flow to the atria of the heart can cause the release of ANF and atrial natriuretic factor। लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट का काम बढ़ गया, बहुत ज्यादा हार्ट को ब्लड पंप करना है, वेंट्रिकुलर पंपिंग बढ़ गई। जब वेंट्रिकुलर पंपिंग इंक्रीज होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, हार्ट की ज़्यादा मेहनत हो जाएगी। अब हार्ट को इसको मैनेज करना पड़ेगा, तो हार्ट क्या रिलीज करेगा? हार्ट का जो एट्रिया पार्ट है, हार्ट का जो एट्रिया पार्ट है वो रिलीज करेगा एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, दैट इज ANF। This ANF can cause vasodilation। वैसोडाइलेशन का मतलब है डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, जिससे डिक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर, विच डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था वो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये जो ANF मैकेनिज्म है ये क्यों बना? ये इसलिए बना क्योंकि इसको चेक करना था रास मैकेनिज्म को। सो वी कैन से दैट ANF मैकेनिज्म acts as a check on the renin angiotensin mechanism। renin angiotensin mechanism को चेक करने के लिए ANF आया। तो यहाँ पे बॉडी जो है वो कभी भी कोई चीज़ ज़्यादा नहीं करती, कोई चीज़ कम नहीं करती, एक सही रेट में हर एक्टिविटी को करती रहती है। तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने नहीं देना है, उसको मैनेज करना है। तो इसके लिए कौन आ गया? इसके लिए आया ANF। तो इस तरीके से किडनी फंक्शन रेगुलेट होता है। तो किडनी फंक्शन के रेगुलेशन में हमने पढ़ा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, हाइपोथैलेमस से आया हुआ ADH, उसके साथ किडनी के कॉर्टेक्स से आया हुआ एल्डोस्टेरॉन और ANF। ANF में हमने क्या पढ़ा था कि हार्ट का भी इसमें थोड़ा सा रोल है, तो ये रोल है ANF वाला। तो यहाँ पे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और हमने पढ़ा है NCERT लाइन टू लाइन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मिक्चुरेशन।